हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा के बारे में कि अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि अमीबा में जो फूड का इंटेक होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। यही स्यूडोपोडिया जो है ये फूड सब्सटेंसेस को अंदर ले जाता है और यही फूड सब्सटेंस जो है वो फूड वैक्यूल में पहुंचते हैं, वहाँ पे इनका ब्रेकडाउन होता है। फिर ब्रेकडाउन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें आपने 4 प्रोसेस पढ़ा था। इनटेक ऑफ फूड को इंजेशन बोला था आपने, ब्रेकडाउन ऑफ फूड को डाइजेशन बोला था, और यूटिलाइजेशन को एसिमिलेशन बोला था, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रिमूवल को आपने ईजेशन बोला था। चलिए अब आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट फूड मटेरियल, different nutritional process as it depends upon the source of the carbon from where the food is taken। न्यूट्रिशन बेसिकली जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली जो मेन कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें आपने प्रोसेस जो पढ़ा है इंजेशन दैट मीन्स है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल। जिस भी फॉर्म में जो है ऑर्गेनिक फूड को यूटिलाइज करता है उसका इंजेशन या इनटेक जो होता है, ये इनटेक ऑफ फूड जो है वो इंजेशन कहलाता है। फिर ये उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाएगा, तो यहाँ पे वहाँ उसके बॉडी के अंदर जो है कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे जिसकी मदद से उस फूड कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो वो प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है उसके बॉडी के अंदर बॉडी सेल्स तक पहुँचेगा, तो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्शन। और उसके बाद है एसिमिलेशन दैट मीन्स है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, मतलब जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसका यूटिलाइजेशन जो है वो एसिमिलेशन कहलाता है। और ईजेशन लास्ट प्रोसेस है दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो यूटिलाइज नहीं होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रोसेस कहलाता है ईजेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन हम देखेंगे, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। इसमें हम देखेंगे बेसिकली अगर ह्यूमन बींग में हम न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बींग में एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेसिकली होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इनसे मिलकर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिएगा द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती है। एक होता है माउथ एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग और पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग जो है वो एनस कहलाता है। माउथ के थ्रू इनटेक ऑफ फूड होता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को जो है एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा देखेंगे वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट होते हैं और उन सभी पार्ट्स का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो अलग अलग होता है। हम आगे चल करके सभी पार्ट्स के बारे में अब पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है ये है माउथ और जो पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग है वो है एनएस। इसके बीच में ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी शुरुआत माउथ से होती है और एनएस पे एंड होता है। माउथ या इसी को आप बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी में आपके पास एक मस्कुलर टंग होता है और कुछ हार्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम टीथ बोलते हैं।
इसके अलावा माउथ का जो पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग होता है, ये रीजन जो है ये कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के थ्रू ये फूड जो है हमारा पहुंचता है स्टमक में, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है वो एनएस कहलाता है। अब इसमें हम बात करेंगे, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे माउथ या बक्कल कैविटी के अराउंड जो है सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम जो होता है ये मैमलियन बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ये एक ऑब्लिक प्लेट लाइक या डोम शेप का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस डायाफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। ये डायाफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं और हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसके नीचे का जो रीजन है ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ढेर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये आपका स्टमक है। स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में बोला जाता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। स्टमक जो होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। फिर दूसरा हिस्सा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक 3 हिस्सों में स्टमक बटा हुआ होता है। आगे जब स्टमक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद है स्टमक का लास्ट पार्ट जो पाइलोरस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें पहला होता है डियोडिनम, दूसरा होता है जेजुनम कहलाता है, और तीसरा कहलाता है इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है सीकम, फिर दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम में ही जो वेस्ट सब्सटेंस होता है इसको स्टोर किया जाता है टिल इट्स डेफिकेशन, जब तक कि इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा लेफ़्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट होता है, बॉडी के लेफ़्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में, अपर एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक प्रेजेंट होता है। वहीं पर राइट साइड में जो है लीवर प्रेजेंट होता है, और लीवर के ऊपर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गाल ब्लैडर कहलाता है। लीवर बेसिकली बाइल का फॉर्मेशन करता है और वो बाइल जो है स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में। लीवर बाइल बनाएगा और उस बाइल को स्टोर किया जाएगा कहाँ पर? गाल ब्लैडर में। और जब ज़रूरत पड़ती है तो गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट के थ्रू जो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है उस बाइल जूस को। बाइल या इसको पित्त भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए, इसके अलावा देखिएगा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन के पास में जो है
एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सीकम कहलाता है। सीकम से एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे हों और प्रेजेंट टाइम में नॉन फंक्शनल हो गए हों, तो ऐसे ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में बॉडी में उसका कोई काम नहीं होता है, तो ये अपेंडिक्स होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, सीकम से जुड़ा हुआ होता है। चलिए, तो ये हो गए ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव पार्ट्स। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम माउथ की। माउथ का काम क्या होता है? माउथ, इसका काम होता है इनटेक ऑफ फूड। तो जो भी फूड जो है वो सबसे पहले हम अपने बक्कल कैविटी में ले जाते हैं, माउथ के अंदर ले जाते हैं। माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ उस फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड कर देते हैं, हम मैस्टिकेट करते हैं। जब चबाते हैं उसको तो फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो टीथ का बेसिकली फंक्शन क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड या चिविंग, चबाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे टीथ जो है बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में 4 टाइप के होते हैं। बेसिकली मैमल्स में जो है 4 तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करें कि कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो है वो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, 32 दांत होते हैं, जिसमें से 4 तरह के दांत होते हैं। पहला जो है वो इंसाइजर कहलाता है। इंसाइजर्स जो होते हैं वो बेसिकली 8 होते हैं नंबर में। फिर उसके बाद है कैनाइंस। कैनाइंस जो हैं वो 4 होते हैं। फिर है प्रीमोलर। प्रीमोलर भी 8 होते हैं। और लास्ट का है मोलर। मोलर जो है वो 12 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 + 4 12 + 8 20 + 12 32, ये टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका फार्मूला देखा जाए तो इनका फार्मूला जो है डेंटल फार्मूला कहलाता है। इसको लिखने का तरीका होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। डेंटल फार्मूला बेसिकली जो होता है कहा जाता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूथ इन हाफ ऑफ द जा। आधे जबड़े में दांत का रिप्रेजेंटेशन, अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हम नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ऊपर ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, और वो भी हाफ जॉ है, आधा जबड़ा। तो इसमें पहले 2 दांत जो होंगे वो इंसाइजर होंगे, फिर एक कैनाइन होगा, पॉइंटेड होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे और लास्ट में 3 मोलर होंगे। ऐसे ही नीचे भी होगा, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ये हाफ ऑफ द जॉ में, आधे जबड़े में ऊपर और आधे जबड़े में नीचे। तो अगर हम देखें तो आधे जबड़े में अगर ऊपर बात करें तो 2 1 2 3 2 1 2 3। तो 2 1 जो है 3 हो गया, +2 5 +3 8। तो 8 आधे जबड़े में ऊपर 8 हैं, नीचे भी यही फार्मूला था 2 1 2 3। तो नीचे भी 8 हैं, आधे जबड़े में ऊपर 8 नीचे 8। तो ये तो बात हो गई आधे जबड़े की। अगर हमको पूरे जबड़े का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो 8 एक तरफ है तो 8 दूसरी तरफ होगा, यानी 8 + 8 अपॉन 8 + 8। तो ये हो जाएंगे 16 ऊपर और 16 नीचे दांत होते हैं, टोटल 32। ये एडल्ट का है। बिलो 17 जो होता है इसमें क्या होता है, जो आप लिख रहे हैं 2 1 2 3 2 1 2 3, इस 3 की जगह जो है वो 2 होता है। 3 की जगह 2 होते हैं, यानी लास्ट के जो मोलर होते हैं ऊपर और नीचे के एक एक दांत चारों किनारों के, वो लास्ट में निकलते हैं। 18 साल की उम्र के बाद निकलना शुरू होते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 है, 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2 1 3 + 2 5 2 7। 7 ऊपर हैं,
7 नीचे है, ये आधे जबड़े का है। अगर पूरे जबड़े का हम बात करें तो +7 दूसरे साइड का, +7 दूसरे साइड का, यानी 14 ऊपर, 14 ऊपर है, 14 नीचे हैं, तो टोटल जो हो जाएंगे ये 28 हो जाएंगे। ये 18 साल की उम्र से कम के लोगों में 28 दांत होते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई इंसाइजर की। इंसाइजर का काम क्या होता है? बाइटिंग ऑफ द फूड। ये जब हम किसी भी फूड सब्सटेंस को बाइट करते हैं तो उस पर हेल्प करता है। कैनाइंस जो होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं। ये है वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं? फूड को टीयर करते हैं, चीड़ फाड़ के लिए होते हैं बेसिकली। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनमें देखिएगा कैनाइंस किनारे से लंबे लंबे निकले हुए होते हैं जो फ्लेश के टीयरिंग एंड शेयरिंग में हेल्प करते हैं, मतलब मांस को जो है वो चीड़ फाड़ में हेल्प करते हैं उसमें। इसके अलावा देखिएगा प्रीमोलर है। प्रीमोलर जो है ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये फूड को क्रश करते हैं यानी पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। मोलर्स का भी वही काम होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। चलिए, इसके अलावा हमारे बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर टंग होता है। मस्कुलर टंग का काम क्या होता है? ये फूड को इधर उधर दांतों के बीच में पहुंचाता है चबाने के लिए, दैट इज़ रोलिंग ऑफ फूड। इसके अलावा हमारे टंग पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिससे हमको फूड का जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो हमको मिलता है, यानी फूड टेस्टिंग ऑफ फूड। फूड का टेस्ट क्या है उसको पता लगाने में। इसके अलावा है स्वॉलोइंग, मतलब खाने को निगलने में, या पुशिंग डाउन द फूड, खाने को फेरिंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है टंग। टंग जो होता है ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और वॉलंटरी स्ट्रक्चर है, हमारी इच्छा के अनुसार मूव करता है। अगला देखिए, बात करेंगे हम सलेवरी ग्लैंड की। बक्कल कैविटी के अराउंड जो है सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सलेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा यानी लार। सलाइवा के साथ साथ ये जो है ये म्यूकस या स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल होता है, उसका भी सिक्रेशन करते हैं, जो कि थ्रोट रीजन में भी सिक्रेट होता है, माउथ रीजन में, नोज रीजन में और साइनस में। और इसी सलाइवा के अंदर जो है सलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। एक एंजाइम होता है सलेवरी एमाइलेज बोलते हैं उसको। देखिए सलेवरी एमाइलेज ये काम क्या करता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलेवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टार्च होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हम लेते हैं उसमें हमारा जो सलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ये ऑप्टिमम पीएच 6.8 इस पीएच पर काम करता है और इस स्टार्च को जो है वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज भी एक तरह का सिंपल शुगर है जो फर्दर जब ब्रेक डाउन होगा तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सलेवरी एमाइलेज जो होता है, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया हुआ सलेवरी एमाइलेज जो होता है, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका 30% कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसी की मदद से ब्रेक डाउन होता है। लेकिन वो बॉयल्ड स्टार्च होना चाहिए। स्टार्च जो है वो बॉयल्ड स्टार्च होना चाहिए। रॉ स्टार्च जो है हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। चलिए, इसके बाद जो है फूड आपका बक्कल कैविटी से जो है वो फेरिंग्स में पहुंचता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचता है। ईसोफेगस क्या होता है? एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ईसोफेगस के बारे में देखेंगे। ईसोफेगस जो होता है वो फेरिंग्स को क्या करता है? आपके स्टमक से जोड़ता है। तो देखिएगा इसमें ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है जिसमें जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स होती हैं वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। तो इसकी मदद से जो फूड है हमारा वो पीछे की तरफ पास होता रहता है धीरे धीरे। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ ईसोफेगस। यहाँ बेसिकली ईसोफेगस दिया हुआ है, लेकिन ये स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी मदद से जो है वो फूड आपका आगे की तरफ पास होता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्टमक। स्टमक में देखिएगा
स्टमक जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। तो यहाँ पे इसमें स्टमक में जो ग्लैंड पाए जाएंगे उनका नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट देखिएगा क्या क्या होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें पेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा HCl सिक्रीट किया जाता है, ये स्टमक के अंदर जो है एसिडिक मीडिया को मेंटेन करता है, साथ में इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है जो हमारे स्टमक की सेल्स को HCl से बचाता है। HCl जो है एसिड है, ये हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट किया जाता है जिससे ये HCl हमारे स्टमक सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे हमारे स्टमक की सेल्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहती हैं। इसके अलावा रेनिन भी सिक्रीट किया जाता है। रेनिन बेसिकली जो है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, ये भी यहीं पे सिक्रीट किया जाता है। इसको भी एक्टिवेट करने वाला HCl एंजाइम ही होता है। ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन होता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। बेसिकली इन्फेंट यानी छोटे बच्चों में और काफ में सिक्रीट होता है, बछड़ों में। अब देखिएगा फंक्शन ऑफ HCl, देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या फंक्शन है। पहला है स्टॉप द एक्शन ऑफ द सलेवरी एमाइलेज इन स्टमक। जो सलेवरी एमाइलेज है वो आपने पढ़ा था कि 6.8 pH पर काम करता है, तो और pH इससे नीचे चला जाएगा तो सलेवरी एमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही फूड जो है बक्कल कैविटी से स्टमक में आता है तो सलेवरी एमाइलेज का जो फंक्शन है वो इनएक्टिव हो जाता है। दूसरा देखिएगा किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो भी हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूजुअली एसिडिक मीडिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट किया जाता है, तो वो HCl उस फूड में अगर ऑलरेडी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको किल कर देता है। इसके अलावा देखिएगा एक्टिवेट द पेप्सिन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पेप्सिन जब सिक्रीट होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। इस फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब HCl आता है तब HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट किया जाता है और पेप्सिन में तब कन्वर्ट होता है, तब पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगला देखिएगा प्रोवाइड एसिडिक मीडिया, स्टमक में एसिडिक मीडियम को मेंटेन रखता है। इसके अलावा देखिएगा पेप्सिन हाइड्रोलाइजेज द प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स प्रोटीन के छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, छोटी चेन होती है। तो प्रोटीन एक बड़ी चेन होती है जिसको छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में। प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में ब्रेक कर दिया जाता है, पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा स्टमक में एक एंजाइम और सिक्रेट किया जाता है, इसको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो लिपिड क्या होता है? लिपिड यानी फैट, तो फैट को ब्रेक करता है। लेकिन जो स्टमक में लाइपेज सिक्रेट किया जाता है वो बहुत ही सिंपल लिपिड या सिंपल फैट को तोड़ता है। तो सिंपल फैट या लिपिड जो होता है जैसे बटर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, घी हो गया,